स्वागत है आपका एक और अलग से वीडियो में, जिसमें हम आपके जो अध्याय है 1.2 है उसके उदाहरण नंबर 6 की हम बात करने वाले हैं। और इसके आधार पर हम सीखने वाले हैं कि HCF और LCM किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो उदाहरण को हल करने से पहले थोड़ा सा HCF और LCM के बारे में हम जान लेते हैं कि HCF क्या होता है और LCM होता क्या है। ठीक है जी। अब HCF का सबसे पहले हम जिक्र करें बेटा, तो HCF क्या होता है देखिएगा। HCF महत्तम समापवर्तक की हम बात करते हैं। तो महत्तम समापवर्तक होता क्या है, आपके पास कोई भी दो संख्याएं दी जा रही है, ठीक है जी। तो उन दोनों संख्याओं के लिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास होनी चाहिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अर्थात कोई भी दो संख्या आपके पास है, यदि उनका आपको HCF ज्ञात करना है तो एक तीसरी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास होनी चाहिए कि उस संख्या का भाग इन दोनों में चला जाए। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, इन दोनों संख्याओं में चला जाए, वो कौन सी संख्या होती है आपकी? HCF कहलाता है उन दोनों संख्याओं का। जैसे आपके पास बेटा संख्या है मेरे पास देखो 10 और 20 कोई भी दो पद है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए आप कोई ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जिसका भाग 10 में भी चला जाए और उसी का एक भाग 20 में भी चला जाए, ठीक है जी। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिया कि मैं कोई 5 संख्या लिया, मैं किसी अंक 5 को लिया, किसी संख्या 5 को लिया, 5 का भाग 10 में भी जा रहा है, 5 का भाग 20 में भी जा रहा है। अब इसके लिए मैं सुनिश्चित नहीं हूं क्या बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है क्या जिसका भाग 10 और 20 दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हमने देखी जी, 5 के बाद में 10 भी ऐसा पद है जिसका भाग इन दोनों में जा सकता है, हाँ या ना। 5 के बाद में कौन है? 10 भी ऐसा है जिसका भाग आपके 10 में भी जा सकता है और 20 में भी जा सकता है। इसका मतलब आपका HCF 5 नहीं होगा, बड़ी से बड़ी संख्या से अपने को बात करनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जी? 10 है। 10 ऐसा पद है इन दोनों के लिए जो जिसका भाग 10 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है। मतलब इन दोनों का जो HCF हो गया, इन दोनों का जो HCF है जी, वो HCF कौन हो जाएगा? 10। ये होता है आपका HCF, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के बेस पे हम किस प्रकार से करेंगे तो ये अभी क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। अब LCM क्या होता है? LCM इसका आप थोड़ा सा विपरीत ले सकते हैं। कैसे कि आपके पास कोई भी दो संख्याएं दी जा रही है, ठीक है जी। कोई भी आपके पास क्या दी जा रही है? कोई भी दो संख्याएं दी जा रही है और उन दोनों संख्याओं के लिए ऐसा पद, उन्हें दोनों संख्याओं के लिए ऐसा पद जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है। इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ एक ऐसा पद ढूंढिए कि जिसमें इन दोनों का भाग जाए। HCF में क्या कर रहे थे कि कोई तीसरी संख्या ले रहे थे जिसका भाग इन दोनों में दे रहे थे, बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे थे। अब ऐसी आप छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जिसमें 10 का भी भाग चला जाए और 20 का भी भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन है उसके अंदर 10 का भी भाग जाए और 20 का भी भाग जाए। तो ऐसा कौन है? सोचो देखा, 10 और 20 दोनों का ही भाग जाए तो वो संख्या है आपकी 20 है। 20 में 20 का भी भाग जाएगा और 20 में किसका भाग जाएगा? 10 का भी भाग जाएगा। तो ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिससे या जिसको ये दोनों संख्याएं विभाजित कर रही है, ठीक है जी। 20 का भाग भी 20 में जा रहा है तो 10 का भाग भी 20 में जा रहा है। मतलब 20 के और 10 के दोनों के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या है ये। तो ये कौन कहलाता है? ये इसका LCM होता है। समझ रहे हो ना। तो अभाज्य गुणनखंड के बेस पे किस प्रकार से करते हैं तो देखिएगा एक बार। देखो बेटा, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले अपने को गुणनखंड और इनका अभाज्य गुणनखंड अपने को प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसको हमने हल किया तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 6 का कौन सा गुणनखंड? हाँ जी, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे बेटा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए क्या आवश्यक है कि हम इसका गुणनखंड कर सके, ठीक है। अब ये केवल मैं समझाने के बेस पे कर रहा हूं, जो निम्नतम बिल्कुल ऐसे लो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लो लेवल से इसको शुरू कर रहा हूं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुरुजी आपने तो लिख दिया, हमें पता ही नहीं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 का भाग दिया जी, 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा जी? 3 बार गया। अब इसमें हमने किसका भाग लगा दिया? 3 का भाग लगा दिया, कितनी बार गया? 1 बार। तो अभाज्य संख्याओं का हम भाग लगा रहे हैं। इधर बाईं तरफ जो भी आपके पद दिख रहे हैं ना, उन पदों को आप यहाँ पे गुणांक के रूप में लिखिए, यही आपका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। यही पद आपके अभाज्य गुणनखंड को प्रदर्शित करता है, ठीक है जी। अब अगले पद की हम बात करते हैं बेटा। यहां से देखो, घात रूप में देखें तो एक एक पद है, घात रूप में लिखने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी आप चाहो तो इसको व्यक्त कर सकते हो। अगले वाले पद में 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 वहां पे लिख सकते थे, पर ऐसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है। अब 20 में लिखिए आप, 20 का क्या करने वाले हो? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी।
अब 20 का बेटा आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, किस प्रकार से करोगे? वापस से 20 को लिखा, इसका गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया जी, 10 बार गया। ठीक है, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 10 बार गया। 10 में कितनी बार जा रहा है जी? 5 बार जा रहा है। क्या 5 में 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 5 में किसका भाग जाएगा? 5 में तो केवल 5 का भाग जाएगा। 5 का गया तो कितनी बार गया? 1 बार गया। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन मिले आपको बाईं ओर? आपको मिला जी 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। किसके? 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और अब इसको घात रूप में भी व्यक्त कर देते हैं। घात रूप में व्यक्त किया, 2 कितनी बार आ रहा है जी यहाँ पे? 2 देखो, ये रहा 2 खुद कितनी बार आया? 2 बार आ गया। तो 2 की घात में हमने 2 लगा दिया और गुणा में कितना लिखा जी? यहाँ से 5 लिख दिया। क्लियर? जो पद था उसको ऐसे कैसे व्यक्त कर दिया। अब HCF होता क्या है? आपके अभाज्य गुणनखंड के आधार पर HCF क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि HCF ऑफ किस किस का HCF ज्ञात कर रहे हो आप? 6 का और 20 का। ठीक है, 6 का और 20 का आप HCF ज्ञात कर रहे हो ना बेटा। तो HCF होता क्या है? HCF होता है, सुनिएगा ध्यान से, कि किन्हीं दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ पद है, उभयनिष्ठ पद जो भी आपका कॉमन पद आ रहा है, उसकी निम्नतम घातों का गुणनफल ही आपका HCF होता है। क्या? कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी निम्नतम घातों का गुणनफल, कम से कम घातों वाले पदों का गुणनफल ही HCF होता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों में कौन सा पद कॉमन आ रहा है जी? दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, हाँ या ना? दोनों में 2 यदि कॉमन आ रहा है बेटा, दोनों में 2 आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है। 2 इसमें भी आया है जी, 2 इसमें भी आया है, हाँ या ना? अब देखो कि कम घात किसके पास है? 2 की घात 2 तो इसके पास है, 2 की घात 1 इसके पास है। जो कम घात है उसी को ही आपको लेना है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त तो और देखो कि और कोई दूसरा पद कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है, तो कॉमन और कुछ भी नहीं है। उभयनिष्ठ पद केवल 2 का था और 2 का था, तो इसकी जो निम्नतम घात थी 1 वो हमने ले ली, अर्थात इसका HCF कितना आया जी? इसका HCF आया आपका 2, और यही इसका क्या है? आंसर है ना? बड़ा आसान। ठीक है, अब LCM की हम बात करते हैं बेटा। LCM इसकी हम बात करें, LCM किस किस का ज्ञात करना अपने को? 6 का और 20 का। अब अभाज्य गुणनखंड के आधार पर LCM होता क्या है? सुनिएगा ध्यान से, किन्हीं भी 2 संख्याओं का LCM ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में LCM किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो सुनो। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के पश्चात है ना, जो सभी आपके अभाज्य गुणनखंड है उनमें बड़ी से बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हम लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या चेक करना है? बस यहां से जो आपके गुणनखंड दिख रहे हैं उन गुणनखंडों को सभी को लेना है, परंतु जो आपको कॉमन दिख जाए उसमें बड़ी घात का आपको चयन करना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो दोनों के पास हमने देखा कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, कॉमन तो आ रहा है, परंतु हमने LCM के बारे में क्या सीखा है कि जो बड़ी घात वाला होता है उसको लेने की आवश्यकता होती है। तो बताओ जी, 2 इसमें भी 2 इसमें भी दोनों के पास बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 2, मतलब 2 के रूप में तो आ गया 2 की घात 2 गुणा, मैंने कहा छोड़ना किसी को नहीं है, LCM कहता है ले लो सभी को। ठीक है जी, LCM ले लो सभी को ले लिए, परंतु बड़ी घात का आपको ध्यान रखना है। कॉमन पद आ रहा है तो बड़ी घात का ध्यान रखना है। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो जो भी है जितनी भी बड़ी है उठा लो इसको। 3 की घात कितनी रही जी? यहाँ से 1, और 5 के पद की तुलना करो, क्या दोनों में 5 दिख रहा है कहीं से? 5 यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले के पास नहीं है, इसके पास 5 है। घात की बात करें तो घात में कितना है? जिसके पास घात में 1 है, तो घात 1 को भी यहाँ से ले लो। ठीक है, LCM क्या कहता है कि ले लो सभी को, यहाँ से 2 है ले सबको, पर बड़ी घात को मत छोड़ना, बड़ी घात को लेना है। ठीक है, 3 इसके पास है, नहीं छोड़ना, लेना सभी को है, 3 की घात 1 ले लो। 5 इसके पास है, छोड़ना नहीं है, ले लो सभी को, ले लिया जी 5 की घात को, और यहां से गुणा करके लिख दो। ये देखो 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 दूनी 4, 3 गुणा 5, यहां से आया जी क्या? 4 तिया 12 हो गया, और 12 को 5 से गुणा कर लिया तो 12 पंजे 60। ठीक है, यहां से HCF तो इसका 2 रहा, और यहां से LCM इसका कितना रहा जी? इसका LCM 60 रहा। उम्मीद है आपसे मेरी कि आपको HCF और LCM हल क्या, HCF और LCM निकालना आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से इनको निकाला जाता है। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे आप यदि नए आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 7 की। तो उदाहरण नंबर 7 को हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं। उदाहरण जो आपका 7 है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और उसके बाद में फिर आपको LCM ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो इससे क्या तात्पर्य है कि इसने पहले HCF ज्ञात करने की बात की है, फिर कहा है कि फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो आपसे यहाँ पे एक छोटा सा संबंध है, उसका आपको ज्ञान प्राप्त करवाना चाह रहा है कि किस प्रकार से आप उस संबंध को, कौन से वाले संबंध को, कि आपके जो दो पूर्णांक दिए गए हैं या आपकी जो दो संख्याएं दी गई है उनके मध्य और HCF LCM के मध्य जो संबंध होता है ना, उसको यहाँ पे प्रयोग में लेने के लिए थोड़ा सा निर्देशित किया गया है। तो जो संबंध होता है वो क्या होता है, सुनिएगा। आपके पास बेटा कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है जी, कोई भी आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है। तो जैसे कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए हमने जैसे a व b है ना, a व b है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक आपके a और b है। कोई भी दो संख्याएं हैं जी आपके, आप सीधे से मान के चलिए कि कोई भी आपके पास दो संख्याएं हैं और उनके HCF और LCM दिए हैं। मतलब आपको यदि HCF दिया है a और b का, ठीक है, और साथ में आपको LCM भी दिया है, किस किस का, a और b का LCM भी दिया है, तो आपके पास जो दो पूर्णांक थे धनात्मक पूर्णांक a और b, और उन दोनों का आपको HCF भी दिया है, उन दोनों का LCM भी दिया है। तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के और HCF और जो आपके LCM है, इनके मध्य एक छोटा सा संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि आपके जो पास दोनों संख्या है ना, जिनका आपने HCF और LCM ज्ञात किया है, यदि आप इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो, ठीक है, यदि आप इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हो, तो यहां से जो गुणनफल मिलेगा ना, ये गुणनफल आपके HCF a और b का जो HCF है उसके, और जो आपके पास LCM यहां से मिला है बेटा, LCM है आपके पास a और b का, a और b के LCM जो आपको प्राप्त हुआ है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है जी। अर्थात जो आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए जा रहे हैं, उनका जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, ये गुणनफल आपके HCF, इन्हीं के a और b के HCF और LCM के किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब इसको प्रयोग में किस प्रकार से लेना है, जैसे आपके पास इनमें से कोई भी तीन राशि आपके पास है, आपको दोनों संख्याएं दे दी, मान लो कि a और b दोनों संख्याएं दे दी और कह दिया कि इनका HCF ये है, तो LCM ज्ञात करो। LCM ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से जैसे इसमें से आपको LCM यदि ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां से LCM को रखो, इसके साथ गुणा में है, और बाकी सबका पक्षांतरण कर दो, मतलब HCF का इधर पक्षांतरण कर दो, तो आप लिख सकते हो a गुणा b बटे HCF ऑफ क्या, AB। ठीक है जी। HCF ऑफ क्या लिख दोगे, AB आप लिखने वाले हो इसमें। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको ये जैसे HCF ज्ञात करना है, तो आप HCF को LCM की जगह रखो और LCM का बट्टे में पक्षांतरण कर दो इधर, तो a गुणा b बटे क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आपको यदि a और b दोनों में से एक नहीं दे रखा है, एक ही पद दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इधर से जैसे a दे दिया, b नहीं दिया है, तो b नहीं दिया है तो b को रख लो और जो दिया है उसका पक्षांतरण कर दो। जैसे b ज्ञात करना है तो क्या लिख दोगे, HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB बट्टे में, जैसे b ज्ञात करना है तो बट्टे में a लगा दो, आपको a ज्ञात करना है तो उधर बट्टे में किसको भेज दो, b को कर दो। बस इस संबंध के बेस में हम इस क्वेश्चन में किस प्रकार से प्रयोग करने वाले हैं, देखिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये जो संख्याएं हैं, इनका सबसे पहले HCF ज्ञात करना है, तो वही आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने लिखा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड लेना है, तो इसके लिए बेटा आपको चाहिए कि हम 96 का क्या कर दे, गुणनखंड ज्ञात कर ले यहाँ से। ठीक है जी। सबसे पहले 2 का भाग दिया बेटा 96 में, 2 का भाग दिया तो देखो 9 में जाता है 4 बार, बचा 1, उतार दिए 6, हो गया 16, और 16 में 2 का भाग गया कितनी बार, 8 बार, मतलब कितना आ गया यहाँ से 48 आपको मिल गया। अब भाग में एक एक पद में नहीं दूंगा। ठीक है जी। अब 48 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा यहाँ से, 24 बार। कितनी बार गया जी, 24 बार, 24 दूना 48 हो जाता है। अब
यहाँ पे 24 आया, 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया जी 12 बार, 12 दूना 24, फिर से 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा जी 6 बार गया, 6 दूनी 12, फिर 6 में भी आप 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया जी 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 1 बार। इसका मतलब यहाँ पे जो सारे पद है इन सभी को गुणा के रूप में लिखो। यहाँ से 2 कितनी बार आया जी 5 बार आ गया 2 आपका, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार तो आप इसको लिख दिए, और गुणा में अब कौन आएगा यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा। ठीक है जी, ये 3 आपको मिल गया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये हमने गुणनखंड को साफ किया। और अब साथ में ही आप इसके घात के रूप में भी व्यक्त कर दो, जो अभाज्य गुणनखंड आपको मिला है उसको घात के रूप में व्यक्त कर दो। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है जी, देखो 2 कितनी बार आ गया, 5 बार आपका 2 आ गया है, तो 2 की घात में कितना रख देंगे हम, यहाँ से हमने लिख दिया जी 2 की घात में 5 गुणा 3 कितनी बार आया, 3 केवल 1 बार है, तो हमने लिखा 3 की घात में 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने 96 का अभाज्य गुणनखंड आपका हुआ जी। अब बात करते हैं 404 की। ठीक है जी, हमने लिखा 404 का क्या लिख रहे हैं यहां से, हाँ जी अभाज्य गुणनखंड। 404 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो बेटा वापस से हम गुणनखंड की बात कर लेते हैं इधर से, कि जो 404 है इसका गुणनखंड करेंगे, और इकाई के अंक में 4, इसका मतलब 2 का भाग तो जाना ही जाना है। ठीक है, 2 का भाग हमने दिया, तो देखो 2 दूनी 4, और यहां से आ गया 202। कैसे, अब भाग देकर के अलग से एक बार देख लीजिए कैसे आया। 404 है जी, मैंने लिखा, सॉरी 2 का भाग अपने को लगाना है बेटा, यहाँ से 2 का दिया, 4 में जाएगा, 2 दूनी 4 आया, शेषफल रहा 0, मैंने यहाँ से वापस से 0 उतारा। ठीक है, फिर भी भाग नहीं जा रहा, मैंने आगे एक पद और उतारा, 4 उतारा। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एक साथ कितने पद उतार दिए, एक साथ मैंने 2 पद उतार दिए, और आपने सीखा है कि जितने पद आप एक साथ यहाँ से उतारते हो एक कम बार उधर 0 लगाते हैं, जिसके भाग टूट की शून्य कहा जाता है, भाग टूट की 0 कहा जाता है। तो यहाँ से देखो कि यहाँ से 2 पद एक साथ उतारे तो एक 0 में इधर लगा दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा कि एक साथ आप जितने भी पद यहाँ पे उतारते हो एक ही क्रम में, है ना, एक साथ जितने भी पद उतारोगे उससे एक कम बार इधर 0 लगाओगे। आप 3 पद एक साथ उतार लेते हो तो 2 0 इधर लगाओगे, आप 4 पद यहाँ पे उतार लेते हो तो 3 0 यहाँ पे लगाओगे। तो हमने कितने पद उतारे थे, 2 पद उतारे थे, तो कितने 0 लगा दिए 2। अब 4 में कितनी बार भाग जाएगा जी आपका 2 बार, तो कितना आ गया 4, मतलब मिला कितना 202। और इसी के आधार पे अब इसमें भाग दे लेंगे किसका, 202 में 2 का भाग वापस से दिया, तो कितनी बार जा रहा है जी यहाँ से देखो 202, सॉरी इस 202 में आपने 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 101 बार जाएगा। कितनी बार जी 101 बार, 2 एकम 2, भाग टूट के शून्य लगाएंगे, वापस से 2 एकम 2, कितनी बार गया जी आपका 101 बार गया। 101 में किसका भाग जाएगा, 101 में 101 का ही भाग जाएगा, कितनी बार गया जी 1 बार। कि क्या मिला आपको यहाँ से 2 गुणा 101 आपको मिल गया। ठीक है जी, ये इसका गुणनखंड हो गया यहाँ से। अब इसको घात के रूप में भी व्यक्त कर देते हैं बेटा। घात के रूप में व्यक्त किए तो यहाँ से देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है यहाँ से, तो 2 की घात में हमने 2 लिख दिया, और गुणा में कितना लिखा जी 101। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ से HCF अपने को ज्ञात करना है बेटा। तो हम लिखेंगे क्या कि 96 व 404 का क्या लिख देंगे HCF। ठीक है, और ऐसा हमने लिखा तो HCF क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि HCF होता है क्या है कि दिए गए जो भी आपके पास अभाज्य गुणनखंड है ना, उनमें उभयनिष्ठ आपको कोई मिल रहा है तो उसकी निम्नतम घात वाला पद और उनका गुणनफल क्या हो जाता है आपका HCF हो जाता है। दोनों में तुलना करो जी, दोनों में 2 मिल गया, उभयनिष्ठ पद कौन आ रहा है, 2 उभयनिष्ठ पद आ रहा है, तो इनमें देखो कि निम्नतम घात किसकी है, कम से कम घात किसकी है। 2 की घात यहाँ पे 5 है, 2 की घात कितनी है जी यहाँ पे, कितनी है 2 की घात, 2 की घात है जी आपके पास 1। केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड का अपने को जिक्र करना है। ठीक है जी, दोनों में किसका जिक्र करना है, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड का अपने को जिक्र करना है। यहाँ पे देखा 2 दोनों में कॉमन आ रहा था, तो इसमें 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, तो कम से कम घात कितनी है जी 2 की घात 2, और 2 की घात 2 है। 3 देखा, 3 दोनों में नहीं है, तो HCF के लिए कॉमन होना जरूरी है, दोनों के पास होना जरूरी है। 3 इसमें नहीं है, छोड़ो इसको। 101 की बात की, 101 इसके पास है, इसके पास नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। केवल 2 का पद दोनों में मिल रहा था, तो जो कम से कम घात थी वही आपका HCF होता है। यहाँ पे 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 हो जाता है, तो HCF कितना हो गया जी इसका, HCF हो गया 4 आपका हो गया। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसके बाद में LCM ज्ञात करना है। इसके बाद में क्या करना है, आपको LCM ज्ञात करना है। तो आपके कोई भी जो 2 पूर्णांक आपको दिए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि अब बेटा LCM आपको ज्ञात करना है कि LCM किस किस का,
96 व दूसरी संख्या आपकी 404। ठीक है जी, 96 व 404 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 96 व 404 का एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए आप क्या लिखोगे? आपके पास जो दोनों संख्याएं दे रखी है ना, कौन कौन सी? आपकी 96 और जो 404 दे रखी है, इन दोनों संख्याओं को आप गुणा करोगे, जिस संबंध की हमने इस उदाहरण को शुरू करने से पहले बात की थी, उसके बेस पे कि एलसीएम ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आप ज्ञात कीजिए और फिर भाग किसका लगाना है? जो आपको एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ का भाग लगाओगे एचसीएफ ऑफ जो आपका 96 और किसका है जी? यहाँ से 404 का है। ठीक है जी, तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा बेटा आपको? एलसीएम मिला जी 96 गुना, आप लिखिएगा यहाँ से 96 गुना 404 और एचसीएफ कितना है जिसका? एचसीएफ है आपका 4 है। ठीक है, 4 एचसीएफ है। अब आपको पता है 4 का भाग 404 में जा सकता है जी आराम से, और 4 का भाग 404 में जाएगा तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ से कि एलसीएम आप याद कर रहे हो, तो यहां से हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ कौन? 96 और 404 बराबर में। ठीक है, 4 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया जी? 101 बार जाएगा। ठीक है, 4 का भाग 404 में गया, 4 एकम 4, भाग टूट वाली 0 और 4 एकम 4, यहां से घटा क्या मिला? 96 गुणा 101। कैसे? 4 का भाग 404 में दोगे तो 96 गुणा 101 मिल जाएगा। अब 101 को और 96 को आप आपस में क्या कीजिए? गुणा कीजिएगा एक बार। ठीक है, तो 96 और 101 को आपस में हम गुणा कर लेंगे तो इन दोनों का जो गुणनफल है बेटा वो क्या मिलने वाला है आपको? ठीक है, तो 96 और जो आपका 101 है, इन दोनों का जो गुणनफल है आपको क्या मिलने वाला है? यहां से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 101 गुणा में 96। ठीक है, एक बार 6 को आप 1 से गुणा करो, 6 एकम 6, 0 से किया तो 0 और वापस से 6 एकम 6 मिल जाएगा। 9 से गुणा करते हैं तो 9 एकम 9, 0 से गुणा किया तो 0 और वापस से 9 एकम 9। क्या मिला आपको यहाँ से? देखो 9 6 9, कितना मिला जी यहाँ से? इसका गुणनफल आपको मिल जाएगा 9696। 9696 आपको इसका गुणनफल मिल जाएगा। और ये गुणनफल ही क्या है जी आपका? ये गुणनफल ही आपका है एलसीएम। तो आपके जो 96 और 404 दिए हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ हमने इस प्रकार से ज्ञात किए। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमने एचसीएफ इसका ज्ञात किया। फिर जो आपके जो पूर्णांक है या जो संख्या आपकी दी गई है उनके मध्य और एलसीएम एचसीएफ के मध्य जो संबंध होता है उसका हमने प्रयोग किया और यहाँ से एलसीएम ज्ञात किया। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, और उस गुणनफल में यदि हम उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ का भाग लगाते तो अपने को कौन मिल जाता है? यहाँ से एलसीएम अपने को मिल जाता है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 की। उदाहरण नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है? वही आपका जो उदाहरण नंबर 6 था 7 था, उसी की तरह आपको अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से क्या ज्ञात करना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे और वहाँ से एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, एक बार ध्यान से देखना इसको बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, और 6 का अभाज्य गुणनखंड हम यहां से ले रहे हैं बेटा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब इसके लिए तो अलग से गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। 2 गुणा 3, 2 तिया 6 मिल गया। ठीक है जी, इसको घात के रूप में यदि हम व्यक्त करें तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात भी कितनी? 1। ठीक है जी, क्योंकि 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया, तो 2 एक बार आया तो घात में 1, 3 एक बार आया तो घात में 1। क्लियर है जी? अब इसके बाद में हम करेंगे जी किसका? 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, 72 के अभाज्य गुणनखंड की हम बात करें बेटा, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप गुणनखंड कर लीजिए। किस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे? देखो, सबसे पहले 2 का भाग लगाओ इसमें। 2 का भाग दिया, 72 में 2 का भाग कितनी बार जाता है जी? हाँ, कितनी बार गया? 36 बार गया। ठीक है, और 36 में 2 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? हाँ, आप इसी पूछ रहे कितनी बार गया? हाँ, 18 बार जा रहा है जी। वेरी गुड, 18 बार, 18 दूना 36। अब 18 में 2 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, इसका मतलब 9 बार गया। और अब 9 में आप 2 का भाग दे सकते हो क्या? क्या 9 में 2 का भाग दोगे? जी नहीं, 9 में 2 का भाग नहीं देना। 9 में कितने का भाग लगाओगे आप? 9 में 3 का भाग आप देने वाले हो। 3 का भाग दिया तो कितनी बार? 3 तिया 9, और 3 में कितनी बार जाएगा जी? 1 बार। ठीक है, तो 72 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला उसमें 2 तो कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 गुणा
2 और 3 को देखा तो 3 कितनी बार आ रहा है जी, 3 आपका आ रहा है 2 बार, तो यहाँ से लिख दिया गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है, 2 बार ये लिखा। तो इसका जो ये गुणनखंड हमने किया था इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2 आपका कितनी बार मिला है आपको, यहाँ से देखा तो भाई 2 कितनी बार आ रहा था, गिना 1 2 3, गुरुजी 2 कितनी बार आया जी, 2 तो 3 बार आ गया, तो 2 के घात में 3 लगा दिया, गुणा बताओ जी 3 कितनी बार आया, तो गुरुजी 1 और 2 3 कितनी बार आया, 3 आ गया जी आपका 2 बार, यहाँ से लगा दिया 3 की घात में 2, हो गया जिसका भी अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया बेटा। अब अपने पास एक संख्या और बच रही है 120 का क्या जी, वही अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, वापस से इसके पास जाओ जी, वापस से गुणनखंड करो 120 का, 2 का भाग लगा दिए जी, कितनी बार, 60 दूना 120 हो जाता है, हाँ या ना। अब 60 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है जी, 30 बार चला जाता है कि नहीं जाता, हाँ जी 30 बार चला जाता है। फिर 30 में हमने 2 का भाग लगाया, अब बताओ कितनी बार जाएगा, 30 में 2 का भाग, हाँ जी 15 बार गया, आपने यहाँ से 15 लिख लिया। अब मुझे बताओ क्या 15 में 2 का भाग जा सकता है जी, नहीं, 15 में 2 का नहीं, कितने का भाग लगाओगे इसमें, 3 का, 5 बार गया, 5 दिया 15 और 5 में 1 बार, ठीक है जी। 2 का दिया 60 आया, 2 का दिया 30, 2 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1 आ गया। यहाँ से लिख लेते हैं 2 कितनी बार है जी, 3 बार, वापस से लिखा 2 गुणा 2, ठीक है। और इसके गुणा में लिखा जी 3 कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ से लिख दिया 3 और गुणा में क्या लगा दिया जी 5, ठीक है। भाग देने से 60, भाग देने से 30, भाग देने से 15, भाग देने से 5, 3 पंजे 15। अब इसको साफ कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से किसके रूप में व्यक्त कर देते हैं, घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं। बताओ जी यहाँ से कि 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है 3 बार, 3 बार आया तो 2 की घात में कितना लगा लिया हमने 3, और 3 1 बार आया और 5 भी कितनी बार आया, 1 बार आया, ठीक है। ये इन सभी के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अपने को बात करनी है कि इनका HCF किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। और HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी निम्नतम घातों का गुणनफल हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है जी, दोनों में अपने 2 का रूप दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो बताओ निम्नतम घात कितनी, ये रही जी 2 की घात 1, कम से कम घात है 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 HCF में लिखेंगे। क्या 3 तीनों के पास आ रहा है, हाँ जी 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, 3 कॉमन आ गया, तो इसमें कम से कम घात कितनी है 3 की घात वही 1 कम से कम है, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप लिखोगे इसको, हमने लिखा कि HCF, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अतः है या अब आप लिख सकते हो यहाँ से कि HCF, किस किस का HCF ज्ञात कर रहे हो आप, 6 का, 72 का और तीसरी संख्या है जी 120 का। यहां से किया तो उभयनिष्ठ पदों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घातों का गुणनफल आपका HCF होता है। जो कॉमन अपने को 2 दिखा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इनमें से निम्नतम घात कितनी है, कम से कम घात कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 3 थी, 3 दोनों के पास है, पर इसके पास तो 1 ही है, इसलिए 1 यहाँ पे लिखा गुणा 3 की घात 2 भी है, 1 भी है, तो बताओ कम से कम कितनी है, 3 की घात 1 कम से कम है। 5 की बात करें तो 5 केवल इसके पास है, बाकी दोनों के पास नहीं है, मतलब 5 कॉमन नहीं है, तो 5 को यहाँ से लेना नहीं है। और 2 की घात 1 मतलब 2 और 3 की घात 1 मतलब 3, 2 किया कितना हो जाता है जी, यहाँ से 6 हो जाता है। तो इसका HCF कितना मिलेगा आपको, 6 आपको HCF मिल जाएगा। और अपने प्रश्न ने LCM की भी बात की है, तो यहाँ से हम लिखेंगे LCM किस किस का, 6, 72 और 120 का। अब ये LCM क्या होता है बेटा, LCM क्या होता है, LCM भाई ये होता है कि इनमें ढूंढ लो, यदि कोई उभयनिष्ठ आ रहा है, कोई उभयनिष्ठ आ रहा है तो उसकी तो बड़ी से बड़ी घात लेनी है, और यदि कोई कॉमन नहीं आ रहा सभी में तो लेना सभी को है, इसमें छोड़ना किसी को नहीं है, लेके तो सभी को चलना है। LCM ले लो सभी को, ठीक है, तो लेना तो सभी को चलना है। और यदि कोई पद आपको कॉमन दिख रहा है तो उसकी बड़ी से बड़ी घात लेनी है जी। 2 सभी के पास था, 2 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो बताओ बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 3 बड़ी है यहाँ पे गुणा। अब 3 के पद की बात करें, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, 3 तीनों के पास है, तो देखो कि बड़ी किसके पास है, घात 3 की घात 2 इसके पास है, तो 3 की घात 2 हमने यहाँ से रख दी। अब आगे
5 की बात करें, 5 इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास 5 है जी। हमने यहाँ पे कहा है कि लेना तो सभी को है, छोड़ना किसी को नहीं है, पर कॉमन आ जाए उसकी बड़ी घात, बाकी सबको लेके चलो। तो 5 इसके पास है तो 5 की घात 1 जितनी भी है उसको लेना है, ठीक है जी। ये हो गया। 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 की घात कितनी है जी आपके पास, 3 की घात है 2 तो 3 तिया 9 हो गया, और यहां से लिख दिया जी कितना है 5, ठीक है। 2 की घात 3 8 हो गया, 3 की घात 2 को 9 लिख दिया और गुणा में 5 है तो 9 अंटे आपके पास है जी 72, और उसको गुणा करना है 5 से, गुणा कर लो 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35 और 1 36, मतलब यहां से जो 360 आपको मिला है ये 360 इन सभी का क्या है जी LCM है। और इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 8 है वो हो जाता है कंप्लीट। आपके उदाहरण सारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, जो आपका अध्याय है 1.2 उसके सभी प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अरे जा रहे हो, वीडियो को लाइक करके जाइए, ऐसे मत जाओ भाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करके जाइएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही नई वीडियो आ जाए तो आपकी डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगी। मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।